नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है बात देवभूमि की। मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर तैयार हो रहा है, जिसकी चर्चा भारत ही नहीं दुनिया भर में है। और इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूएई के दौरे पर हैं और अबू धाबी के निर्माणाधीन हिंदू मंदिर वो पहुंचे। और इस दौरान उन्होंने बात करते हुए कहा कि इस मंदिर का निर्माण कार्य हम सबके लिए गौरव का क्षण है। उधर राजधानी देहरादून में दिसंबर महीने में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां और तेज हो गई हैं। संबंधित सभी विभागीय अधिकारी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सफल आयोजन के लिए निरंतर तैयारी करने में जुटे हुए हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून के सौंदर्यीकरण के कार्य को किया जा रहा है। करीबन 60 करोड़ से ज्यादा के सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी देहरादून की करीब 111 किलोमीटर लंबे मार्गों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और इसके लिए प्राधिकरण ने करीबन 60 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। सिंगल विंडो के माध्यम से और हमारी बोर्ड बैठक के माध्यम से प्राधिकरण में जो इस तरह के इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे इको रिजॉर्ट्स हैं, चाहे होटल का है, उसको हम लोगों ने द्रुत गति से सैंक्शन किया। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी हमने काफ़ी सैंक्शन किए हैं। तो अब तक अगर हम वैल्यू की बात करें तो 5000 करोड़ से ज़्यादा के मानचित्र हम लोग वैल्यू की स्वीकृत कर चुके हैं, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से निवेश के लिए यहाँ पर चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हाउसिंग हो, तो तीनों नज़रिए से अच्छा रहेगा प्रदेश के लिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का दुबई दौरा है, उसमें भी जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने अपने सेक्टर फोकस सेक्टर जो तय किए हैं, उसमें भी काफ़ी निवेशकों को लेकर के रुझान है, खास करके उत्तराखंड को लेकर के। उसमें होटल हैं, एजुकेशनल हैं या हॉस्पिटल हैं। तो आज जैसे वहाँ पर रोड शो है, एमओयू होंगे, वैसे डिटेल शेयर करेंगे। तो उत्तराखंड को लेकर के कुल मिलाकर के एक अच्छा माहौल बना हुआ है और निवेशक आने को उत्साहित हैं। जहाँ तक सौंदर्यीकरण की बात है, तो पूरे शहर को हमने 13 मुख्य सड़कों को लिया है और उसमें घरों की पेंटिंग, उसके साइनेज, जो पार्क हैं, पार्क को ठीक करना, जो फुटपाथ अगर कहीं टूटे-फूटे हैं उनको ठीक करना, और जो डिवाइडर हैं उन पर भी हम लोग सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहे हैं। तो लगभग पूरा शहर ही हम लोगों ने इसमें कवर किया हुआ है। तो आने वाले समय में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। सर, ये एरिया अब कितना है जिस पे आप लोग सौंदर्यीकरण के लिहाज से फोकस कर रहे हैं, और इसमें क्या बजटीय प्रावधान हो गया, अगर है तो देखिए, पूरा प्राधिकरण के खर्चे पर हम कर रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया 13 मुख्य जो हमारी सड़कें हैं, जौलीग्रांट से लेकर रिस्पना तक, रिस्पना से लेकर घंटाघर तक, फिर प्रिंस चौक होते हुए जो आपका आईएसबीटी का है, सरधारा रोड है, बल्लूपुर चौक वाली रोड है। तो सारी सड़कों को हमने 13 जो मुख्य सड़कें हैं, जीएमएस रोड है, सब लिया हुआ है। और आशा रोडी वाली जो रोड दिल्ली से आते समय जो इधर देहरादून को आती है, ये तो सारी मुख्य सड़कों को हमने लिया है। और जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने आपको बताया है, पूरा एक कंपोजिट डेवलपमेंट और सौंदर्यीकरण का इसमें हम लोग कर रहे हैं। लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा का इसमें हमने बजट का प्रावधान। देख सकते हैं कितना उत्साह है। हमारी सब सारी मातृ शक्तियाँ यहाँ महोबा की जितनी भी मातृ शक्तियाँ हैं, ये सारी यहाँ पे उपस्थित हैं और इसका अभ्यास 10 दिनों से चल रहा है पूरा। और आज जो है इसका पूरा साकार रूप दिया है। आप देख सकते हैं हमारी सारी मातृ शक्तियों के द्वारा ये सब पूरा आयोजित हुआ है और सबके सहयोग से, सभी के सहयोग से ये गरबा का आयोजन संपन्न हुआ है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाइब्रेंट विलेज की परिकल्पना की तारीफ की। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिस गांव को हम अंतिम गांव कहते थे, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला गांव घोषित किया। वाइब्रेंट विलेज की परिकल्पना अब साकार हो रही है। वहां पर सभी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष संजय चौधरी के नेतृत्व में किसानों का दल मुझसे मिला और उन्होंने एक 5 सूत्रीय मांग पत्र मुझे दिया। उनका ये कहना था कि जो हरिद्वार में, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इस आपदा में हरिद्वार के किसानों का हुआ है, उनका ये कहना था कि उसका सर्वे ठीक नहीं हुआ है, पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई है। हमने जिला मजिस्ट्रेट से यहीं से दूरबात से बात की है और शीघ्र ही हमारे विभाग का अधिकारी और वहाँ के रेवेन्यू के अधिकारी साथ में जाएंगे और जहाँ पर इनकी शिकायतें होंगी उनको दोबारा सर्वे किया जाएगा। एक इन्होंने कहा कि साहब
जो मनरेगा से जो काम होते हैं उसमें किसानों को उसमें जोड़ दिया जाए, ताकि क्योंकि हम काम तो करते ही हमें, अब मैंने तुरंत अपने आयुक्त ग्राम विकास से बात की, उसको तुरंत हमने करने का आदेश दे दिया है। विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी की आज जन्म दिवस और पुण्यतिथि है। तो वहीं देहरादून में पुण्यतिथि पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मौजूद रहे कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष जसविंदर गोगी का कहना है कि प्रदेश में एनडी तिवारी की दूरगामी सोच के परिणाम स्वरूप राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करके यहां के नौजवानों को रोजगार के अवसर हुए थे। उन्होंने कहा कि एनडी तिवारी ने राज्य में विकास की बुनियाद डालते हुए 900 करोड़ की वार्षिक योजना का आकार बढ़ाकर 5000 करोड़ तक पहुंचाया। देखिए, एनडी तिवारी जी जब आए तो 900 करोड़ का बजट था, वार्षिक बजट। उन्होंने उस वार्षिक बजट को 5000 करोड़ का किया। और अगर मुझे लगता है कि जो विकास कार्य सिडकुल में भले इंडस्ट्रीज को लेके हों या योजनाओं को लेके हों, जो उस समय आई थी वही योजनाएं अब चल रही हैं। और आज की तारीख में विकास के नाम पे सिर्फ कागजों में विकास हो रहा है, सड़कों पे नहीं हो पा रहा है। वो बहुत दुख है और मुझे इसलिए लोग आज उनको याद करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमला लगातार बरकरार है। पहले जहां हरीश रावत महेंद्र भट्ट के निशाने पर थे, तो अब वहीं बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने भी हरीश रावत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरीश रावत अपनी हार नहीं पचा पा रहे। हनी पाठक ने कहा कि हरीश रावत को अब संन्यास ले ही लेना चाहिए। हरीश रावत कई मर्तबा संन्यास की बात कह चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया। वो अपनी ही बात से मुकर जाते हैं। देखिए, हरीश रावत जी का जहां तक मैं बात करना चाहूंगी कि हरीश रावत जी को अब संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कितनी बार तो वादा किया है कि मैं इसके बाद संन्यास ले लूंगा, इसके बाद संन्यास ले लूंगा, लेकिन अपनी एक बात पर भी वो खरे नहीं उतरते हैं। कभी गंगा जल लेके संन्यास लेते नजर आते हैं, कभी कुछ लेके। और हरदा शायद भूल गए कि उनका नाम एक दूसरा भी पड़ा है, हारदा। तो वो जिस प्रकार से जितनी भी बातें कर ले, वो उनपे एक मस्खरी का टैग लगाती हूं मैं, क्योंकि वो मस्खरी करते नजर आते हैं। अब उनकी मस्खरी का ये देख लीजिए आप हद। वो जिस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी श्री वीर सावरकर जी की बात करते हैं, तो शायद उन्होंने उनका इतिहास नहीं पढ़ा है कि वीर सावरकर जी वो पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में भारत के पहले व्यक्ति वो बने थे। और 1857 की लड़ाई में भारत को प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पृष्ठों का उन्होंने इतिहास लिखा था। और उनके बारे में अगर हरीश रावत जी ये बातें कहते हैं, तो ये साफ साबित होता है कि हरीश रावत जी किस प्रकार के देशद्रोही बयान यहाँ पर देते हैं। भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और देशद्रोही बयान देते हैं। और उनकी गोद में वो व्यक्ति बैठा हुआ है जो एक बार एक नारे लगाया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो वो पहले अपने आप को देखें, अपने अंदर झांके और फिर उसके बाद बात करें तथ्यों के साथ, तो बोलते नजर भी आएंगे। मुझे पता है कि लगातार हारते हुए वो काफी डिप्रेशन में चले गए, लेकिन इस हद तक डिप्रेशन में चले जाएंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। हरिद्वार में एक बार फिर किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और BHEL के निर्माण के लिए दी गई जमीन में से खाली पड़ी भूमि को वापस करने की मांग उठाई है। इसके साथ ही किसान संघर्ष समिति ने सरकार से सकारात्मक फैसले की मांग की है। तो मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी। दरअसल 1960-61 में BHEL के निर्माण के लिए 9 गांवों की 8000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें से अभी भी हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है। और इसे लेकर किसान संघर्ष समिति लगातार 2013 से आंदोलनरत है और अब उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। में हमारा आंदोलन 17 साल से बराबर चल रहा है। बीच में कोरोना काल में 2 साल तक कुछ हमारा ढीला पड़ गया, उसमें मीटिंग नहीं कर सकते, कोई सभा नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। इसलिए वो करा। अब आन का हमने फिर उसमें हुंकार भरी और अब फिर उसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे जब पहली स्टेज पर थे। हमने देहरादून तक, दिल्ली तक हला रखा था और वही प्रक्रिया हम फिर चला देंगे। इतना हमारा हक नहीं मिलेगा, इतना आंदोलन बराबर डटे रहेंगे। कितनी जमीन है? इस वक्त 5000 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। सरकार भी मान रही है इस बात को कि 457 एकड़ जमीन खाली पड़ी। हम उसको केंद्र से मांग रहा कि ये जमीन हमें दे दो। इनका विचार है कि इसे लेकर भूमि ये क्या नाम है, टिहरी विस्थापित या पहाड़ों को इनको जमीन दी जाए फ्री में।
उत्तराखंड में सभी छोटी और बड़ी मंडियों को हर तरह से मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश भर में मॉडल मंडियां बनाने का प्रस्ताव लाया गया है ताकि उत्तराखंड के किसानों को उसका लाभ मिल सके। आपको बता दें कि मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने उत्तराखंड की मंडियों को किस तरीके से मॉडल मंडियों के रूप में विकसित कर उनका विस्तार किया जाए, इसको लेकर उनके अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाए। किसानों के साथ धामी सरकार पूरी मजबूती से खड़ी है। पूरे मंडी में सारे सचिव को बुलाया, सारे अध्यक्षों को बुलाया। अध्यक्ष बड़े प्रसन्न थे, उनको कभी कोई बैठक में बुलाया नहीं जाता था। मैंने उनसे कहा कि कैसे मंडियों का विस्तारीकरण हो, कैसे मंडियां एक मॉडल मंडियां बने, तो इसके दिशा में मैंने निर्देश दिए। मैंने कहा ये सब बाकी चीज़ें बाद में होंगी, पहले मंडियों में सुंदर से गेट हों, किसानों की सुविधाएं हों, सड़कें ठीक हों, व्यापारियों की सुविधाएं हों, जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं वो ठीक हो। उसके अलावा मैंने कहा कि आप योजनाएं बनाइए, किसानों को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, हम किसानों के नज़दीक जाकर कैसे उनको अधिक से अधिक फायदा पहुंचा सके, इस दिशा में योजना बनाने का काम किया। तो वहीं देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 27 अक्टूबर को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के सभी 95 ब्लॉक से मिट्टी कलश देहरादून जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से देहरादून के झंडा दरबार से की गई। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को होने वाले इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। पूरे देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का प्रथम चरण 15 सितंबर तक पूरा हुआ और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया गया। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है मेरी माटी मेरा देश अभियान की हमने शुरुआत की है और आज हम पहुंचे हैं झंडा दरबार में नमन करते हुए। आज हमने परम पूजनीय महाराज श्री देवेंद्र दास जी के करकमलों द्वारा जो है मिट्टी को संग्रहण किया है और उनका हमें आशीर्वाद मिला है। और ये जो हमारा मेरी माटी मेरा देश अभियान है उसके तहत हम लोग जो हैं पूरे जनपद में मिट्टी का संग्रहण करेंगे, जहां हमारे फौजी भाइयों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, इस मिट्टी के लिए अपने त्याग किए, बलिदान दिया, उनके लिए समर्पित है। और जो मिट्टी का संग्रहण हम करके जा रहे हैं वो हमारे प्रत्येक उस परिवार के लिए है, प्रत्येक फौजी भाई के परिवार और उनके लिए समर्पित है जिन्होंने इस रामकृष्णा की भूमि को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। तो मैं ऐसे अपने सैनिक भाइयों को, उनके परिवारों को शत शत नमन करती हूँ। तो वहीं उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग भी अब प्रदेश के अवैध मदरसों पर कार्रवाई करने जा रहा है। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने अवैध मदरसों के ऊपर की जा रही कार्रवाई को सही ठहराया है और कहा कि राज्य सरकार अवैध रूप से संचालित किए जा रहे मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। और अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और आयोग भी जल्द इसमें सूची जारी करेगा और जो भी मदरसे अवैध पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार का काम है, जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिनकी स्थिति अच्छी है वही मदरसे चलेंगे। अगर अन्य मदरसों की जो सूची आ रही है और मदरसों में जो कुछ भी काम गलत हो रहा है उसके खिलाफ जो कार्रवाई सरकार कर रही है उसमें पूरी तरीके से सहयोग दिया जाएगा। और आयोग भी अपने स्तर से चिन्हित कर रहा है मदरसों को और उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उनकी हम जल्दी एक सूची बना करके सरकार को देंगे। जो मदरसे गलत तरीके से संचालित हो रहे हैं, मानक उनके पूरे नहीं है, उन मदरसों की सीधे कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, क्योंकि देखिए बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को अमान्य करार दिया है, जिसके बाद से ही इस फैसले पर लगातार प्रतिक्रियाएं सुनाई दे रही हैं। इस कड़ी में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि समलैंगिकता एक विकृति है। समाज में अगर समलैंगिक शादियां होंगी तो संतान उत्पन्न नहीं होंगी, जिससे पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ सकेंगी। जो भी आपने देखा होगा जो सेम सेक्स मैरिज है
मैं समझता हूँ हमारे समाज के लिए एक बहुत भद्दा मजाक है। और हम जो आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्मिकवादी है, हम इसको गाली मानते हैं। देखिए, हाउ टू मैरी एंड किसके साथ शादी हो, ये तो मेल फीमेल, ये भगवान ने बनाया हुआ है। मेल की शादी फीमेल के साथ हो, फीमेल की मेल के साथ हो, आज तक यही विवाद चलता, यही रीति है, यही रवाज है। अब आदमी आदमी के साथ शादी करे तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आई थिंक डेट ये अच्छी बात तो नहीं है। और फीमेल फीमेल से शादी करे, जो ये मैं कहता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। जो हम होता तो कहने का अर्थ है बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, जनरेशन कहाँ से पैदा होगी? जब मेल फीमेल से शादी करेगा तभी जो है हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी। उधर देहरादून के रेस कोर्स स्थित पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों के सैनिक सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस सम्मेलन में पूर्व सैनिक, कार्यरत सैनिक शामिल हुए। सम्मेलन में पिछले 1 महीने में बेहतर काम करने वाले 49 कर्मचारियों को पुलिस मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया और इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं भी रखी, जिन पर एसएसपी अजय सिंह ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हल्द्वानी के गौलापार में दृष्टिबाधित बच्ची से यौन शोषण के मामले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में संचालित आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं के सघन निरीक्षण के निर्देश दिए हैं और इस क्रम में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने समस्त जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। जिस तरह का प्रकरण आया निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है और निंदनीय भी है और इसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि जितने भी आवासीय विद्यालय हैं, वो चाहे प्राइवेट संस्थाएं चला रही हैं या हमारे सरकारी क्षेत्र में हैं या कोई अशासकीय हैं, तो सभी का निरीक्षण और सघन चेकिंग अभियान उसका चलाया जाएगा ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं अगर कहीं हैं तो वो सामने आए और इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, उस पर रोक लगे। तो वहीं देहरादून में नकली दवाओं का मामला लगातार सामने आ रहा है। औषधि विभाग ने नया कदम आम लोगों के लिए उठाते हुए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। तो वहीं इस बीच ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति नकली दवाओं से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकता है और इसके लिए उन्होंने टोल फ्री नंबर भी जारी किया, जो संख्या है 1800-180-4246। इस पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई बार आदेश के बावजूद कई अधिकारी इसकी रिपोर्ट नहीं दे रहे। आगे से इस गंभीर लापरवाही मानकर कड़ी कार्रवाई होगी। हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है कि कोई भी शिकायत, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, कोई सब स्टैंडर्ड दवा बन रही है या आपका क्या कहते कोई बिल नहीं दे रहा किसी को या कोई दवा जो है उसको लगता है कि ये सही नहीं है, तो उसके लिए हमने टोल फ्री नंबर जारी किया है कि 1800-180-4246, जिस पर कि कोई भी आम नागरिक उसमें शिकायत दर्ज कर सकता है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की भारी संख्या दिखाई दे रही है और इस बीच विकास नगर के सेलाकोई इंडस्ट्रियल एरिया सिडकुल क्षेत्र में गंदगी का भी अंबार है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी और धुआं लोगों के लिए खतरा बन गया है। वहीं इस मामले में लगातार शिकायतें होती हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो बेसुध है। इसमें मैंने कई बार नोटिस भी दिया है, कई बार मौखिक रूप से भी कह दिया इंडस्ट्री वालों को। मैंने कई इंडस्ट्रियों पर निरीक्षण भी किया। कई इंडस्ट्रियों में तो बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने जो नियमों को जो फॉलो करते हैं, नियमों के अनुसार उन्होंने काम कर रखा अपनी इंडस्ट्री में। लेकिन कुछ इंडस्ट्री को हमने कई बार कह दिया। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सारी इंडस्ट्रियों में जा करके इसका निरीक्षण करूँ। जो भी इंडस्ट्री अगर गलत तरीके से पाई गई, नियम के विरुद्ध पाई गई, उसके लिए मुझे अगर एक्शन भी लेना पड़े, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। और इंडस्ट्री वालों को जो है कि साफ सुथरा का ध्यान रखना चाहिए। तो वे गोपाल मणि महाराज मसूरी पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान कथावाचक गोपाल मणि महाराज ने कहा कि मां गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। साथ ही उन्होंने बताया कि गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन 20 नवंबर को किया जाएगा। यह आंदोलन गोपाष्टमी के अवसर पर दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। और चलिए अब एक नजर फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों पर।
जीआईएस को लेकर दुबई के दौरे पर मुख्यमंत्री धामी, निवेश को लेकर उद्योगपतियों से की मुलाकात। दृष्टिबाधित बच्ची से यौन शोषण के बाद एक्शन में सरकार, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के निर्देश, कहा शैक्षणिक संस्थाओं का हो निरीक्षण। मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत 27 अक्टूबर को देहरादून में कार्यक्रम, मुख्यमंत्री धामी, राज्यपाल होंगे शामिल। 95 ब्लॉकों से मिट्टी कलश जाएगा देहरादून। समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी ने किया स्वागत, कहा समलैंगिकता एक विकृति। देहरादून में पुलिस सैनिक सम्मेलन का कार्यक्रम, 49 पुलिस कर्मचारी सम्मानित, मैन ऑफ द मंथ का मिला अवार्ड। राजधानी देहरादून में बढ़ रहे नकली दवाओं के मामले, विजिलेंस ने आम लोगों के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर, नकली दवाओं की शिकायत करना होगा अब आसान। रुड़की में सड़क किनारे पेड़ पर दिखा बड़ा अजगर, देखने के लिए राहगीरों की उमड़ी भीड़, वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। देहरादून में पुलिस को मिली सफलता, नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, अवैध चरस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। देहरादून में पुलिस ने अवैध नशे की बड़ी खेप पकड़ी, 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कब्जे से 1 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा और 122 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। हरिद्वार में सड़कों पर टहलता दिखा हाथी, लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल, पूरे क्षेत्र में बना अफरा तफरी का माहौल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।